Hello everyone, good afternoon and welcome back in another new live video. Let some people join and then we will start, or I will start. तो आज के ये जो लाइव सेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी तक बिहार के जो जनवरी के करंट अफेयर्स थे वो पिछली बार पूरे हो गए थे, इस बार फेब के करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है। इससे पहले इससे पहले मार्च के भी हो चुके थे, अप्रैल के भी हो चुके थे। ठीक है, अब आज 30 है, तो बाद में मतलब अगले महीने या फिर अभी जो दूसरा महीना आएगा जून में, उसके स्टार्टिंग में मई के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी आज तो 30 है ही, सॉरी, हाँ, मई के कंप्लीट कर लेंगे जून में। ठीक है, आज हम लोग फेब्रवरी के जितने भी करंट अफेयर्स है वो पूरे कर लेंगे। बाय द वे, फेब में बजट भी हुआ था। ठीक है, बजट भी पेश किया गया था। तो लेकिन बजट वाला जो पोर्शन है और जो इकोनॉमिक सर्वे वाला पोर्शन है उसको करंट अफेयर्स में मैंने नहीं इंक्लूड करा है। जो बजट वाला जो चैप्टर था उसको अलग से वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की वीडियोस में फेब में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि मैंने बजट वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करा है। बजट अलग से कवर कर दिया जा चुका है। एंड बाय द वे, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको अलग से कवर करेंगे, क्योंकि एक साथ फिर मिल जाता, हौच पौच हो जाता करंट अफेयर्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसलिए अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो बिहार के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आज फेब 2023 के। ठीक है, और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि क्लास के बीच में किसी के अगर कोई भी रेलिवेंट डाउट है तो वो अपने रेलिवेंट डाउट पूछ सकता है, बट ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्लास के 5 मिनट पहले और क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट बाद जो भी आप लोग को गाइडेंस या को भी कुछ भी सोर्स के बारे में पूछना रहता है, वो आप क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट का टाइम रहता है, उसमें यू कैन आस्क। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, so first question is, according to ISRO, Bihar has grown by what percentage in terms of electricity in last century 2012 टू 2021? यानी कि इसरो के अकॉर्डिंग बिहार जो है इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में पिछले एक दशक यानी कि सेंचुरी में बिहार ने कितना ग्रो किया है, ये आपको बताना है। बेसिकली ये डायरेक्टली इसरो के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन इसरो ने एक स्टडी कंडक्ट कर रहा था, वो एक इंडेक्स प्रिपेयर कर रहा था। तो उसके लिए आप लोग को पता है कि सैटेलाइट से पिक्चर वगैरह क्लिक करी जाती है, तो वो जो पिक्चर क्लिक करी है उससे ये सब अनुमान लगाए गए। तो आपको बताना है कि उसके अकॉर्डिंग बिहार ने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में कितना ग्रो करा है पिछले एक सेंचुरी या फिर एक दशक में, वो आपको बताना है। कोई कह रहा है 139। एक चीज अच्छा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये रिसोर्सेज जब कोट कर दी जाती है ना, तो आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है। कभी कभी बजट के अकॉर्डिंग कुछ और है, किसी और रिपोर्ट या किसी और इंडेक्स के अकॉर्डिंग कुछ और है, तो ये यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। तो उस अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कितना परसेंटेज से बिहार ने इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, यानी कि घरों में जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उससे कितना परसेंटेज ग्रो किया है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 474%। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में बिहार ने 474% तक पिछले एक दशक में यानी कि एक सेंचुरी में ग्रो करा है। अभी अगर हम इंडिया के एवरेज की बात करें, तो वो है पिछले एक दशक यानी 2012 से 2021 से 43% घरों या फिर 43% घरों में जो लाइट है वो प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, बिहार की हमने बात करी तो बिहार ने सबसे ज्यादा ग्रो करा है 474%। इंडिया का जो एवरेज है पिछले एक दशक में कि कितने घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी गई है, वो है 43%। ठीक है, केरला की अगर हम बात करें तो ये है 119% ग्रो करा है पिछले एक दशक में। यूपी की अगर हम बात करें तो ये है 100%। ठीक है, ये ग्रो करने की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात नहीं हो रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, ये केरला है, ये यूपी है और ये बिहार है। और जो पिक्चर जिससे ये पता चला है वो पिक्चर आप ये देख सकते हैं कि 2012 में अगर ऊपर से सैटेलाइट से देखते हैं हम तो बिहार का, मैम आपको नमस्कार नमस्कार, तो बिहार का जो मैप है, जो ऊपर से जो पिक्चर सैटेलाइट से क्लिक करी गई है, वो 2012 में कुछ ऐसा दिखता था, 2021 में कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हैं क्लियरली कितना बड़ा अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो बताएं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है?
ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ बिहार? ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बिहार के न्यू गवर्नर कौन बने? बिहार के न्यू गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आई थिंक एवरी पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी कैन आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, मेरा नेट स्लो है, मैं बाद में रिकॉर्ड क्लास देख लूंगा। ओके हरिओम, जैसा भी आपको ठीक लगे। विश्वनाथ अल्लेकर, बिल्कुल करेक्ट। जो बिहार के न्यू गवर्नर बने वो बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये बिहार के कौन से नंबर के गवर्नर बने? तो मैं आपको बता दूं, ये बिहार के 41st गवर्नर बने, मतलब 41वें नंबर के गवर्नर बने। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे फागू चौहान। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के गवर्नर बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। ठीक है, और बिहार, अगर हम ये बात करें कि बिहार के इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका क्या नाम था? इंडिपेंडेंस के बाद बिहार के जो फर्स्ट गवर्नर थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था जयराम दास दौलत राम। ठीक है, बिहार के जो फर्स्ट गवर्नर थे इंडिपेंडेंस के बाद, उनका नाम था जयराम दास दौलत राम। कभी कभी क्या है ना कि ये जो स्टैटिक क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल एसके ने बिल्कुल सही बोला है, जयराम दास दौलत राम। कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, बिहार के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट सीएम कौन थे, ये वो पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, बिहार के जो करंट गवर्नर बने वो राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर हैं, 41st गवर्नर बने। बिहार के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? सॉरी, राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से पहले कौन थे? फागू चौहान। ठीक है, अभी आप लोग को पता होगा कि के विनोद चंद्रन, ठीक है, के विनोद चंद्रन ये पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने? के विनोद चंद्रन। पीके शाही की अगर हम बात करें तो ये बिहार के एडवोकेट जनरल बने। क्या बने? बिहार के एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो ये कुछ बात आप याद रखिएगा कि पर्सनालिटी से कौन कौन किस पद पर नए नए अपॉइंट किए गए। तो ये याद रखिएगा कि बिहार के जो न्यू एडवोकेट जनरल बने हैं वो पीके शाही हैं, जो न्यू चीफ जस्टिस बने हैं पटना हाई कोर्ट के वो के विनोद चंद्रन हैं, और जो बिहार के जो न्यू गवर्नर बने हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर। अभी आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली केशरीनाथ त्रिपाठी जी जो थे, बिहार के फॉर्मर गवर्नर थे, उनका निधन हो गया था 8 जनवरी को 88 ईयर्स की उम्र में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अभी केशरीनाथ त्रिपाठी जी जो हैं वो काफी न्यूज में थे क्योंकि उनका जनवरी में निधन हो गया था। बिहार के फॉर्मर गवर्नर रहे थे वो, 2014 से लेके 15 तक रहे थे, फिर 2017 में रहे थे वो जून से लेके सितंबर तक। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो वो बताएं। इस क्वेश्चन में किसी को अगर कोई डाउट है तो वो बता दे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते, वरना नहीं है तो। इतनी चीजें समझ में आई। पर्सनालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि कौन कौन पर्सनालिटी बनी है गवर्नर जनरल, के.एन. त्रिपाठी, बिल्कुल केशरीनाथ त्रिपाठी जी, जो जिनका भी निधन हो गया था रिसेंटली जनवरी में। ठीक है, बिहार के वो फॉर्मर गवर्नर थे, 2014 से 15 तक थे पहले, फिर 2017 में थे, ठीक है, जून से सितंबर तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पर्सनालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट एमवी गंगा विहार हैज बीन स्टार्टेड इन। ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, मतलब शिप पर ये बना है। फ्लोटिंग मतलब तैर रहा है, तैरने वाला रेस्टोरेंट है। बिहार में पहला जो कि एक शिप पर बना है, क्रूज काइंड ऑफ है। तो ये जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? बिहार में कौन सी जगह में ये स्टार्ट किया गया है? कोई कह रहा है डी, सुपौल। सुपौल इज नॉट द राइट आंसर, सुपौल इज नॉट द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल मोनू ने और मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बिल्कुल करेक्ट बताया है। पटना, रोहित ने भी बिल्कुल करेक्ट बताया है, पटना इनॉग्रेटेड बाय तेजस्वी यादव। बिल्कुल, ये जो है बिहार का जो ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, अब इसके बारे में बात करेंगे। ये पहली बात इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ है? पटना के एनआईटी घाट पे। ठीक है, बिहार में पटना के एनआईटी घाट पे। और किसने इनॉग्रेट किया है? बिहार के डेप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। ठीक है, इन्होंने इनॉग्रेट करा। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली है क्या, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, हमारे तो लखनऊ में है नहीं, बड़े दुख की बात है।
ठीक है, तो ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है ये बेसिकली है क्या, ये एक, जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार में, ये जैसे कि मान लो कि ये बिहार का मैप है, ठीक है, यहाँ से होके ऐसे कुछ गंगा बहती है जो बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, गंगा नदी बहती है, तो उसमें जो है एक शिप, यानी कि शिप जो है वो उतारा गया है, और उसमें क्या है ना, उस शिप में वो क्रूज काइंड ऑफ है, तो ये जो है इसमें इसको रेस्टोरेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये गंगा नदी में तैरता रहेगा, ठीक है, आप इसमें जा सकते हैं, खा सकते हैं, और ये तैरता रहेगा, तो ये फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है बिहार का। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि वाराणसी वगैरह में भी है। इसमें क्या है कि जो भैया जो बिहार के पटना के लोग हैं उनके लिए तो बड़ा बढ़िया है, ठीक है, वो जा सकते हैं इस क्रूज में। और इसका जो किराया, जैसे एंट्री चार्ज अभी सुनने में आ रहा है कि 300 रुपीज है पर पर्सन एंट्री चार्ज, तो आप अपना एंट्री चार्ज मतलब दे दोगे अलग, मतलब जो खाओगे पियोगे वो तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, तो एंट्री चार्ज जो है वो 300 रुपीज है। बाकी आप जो जैसा ऑर्डर करो वो है, आप बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर कोई स्पेशल ओकेजन, कोई छोटा बहुत जो फंक्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इस शिप की, छोटा बहुत जो फंक्शन है वो आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्राइवेट लॉन्च मिल जाएगा, वीआईपी लॉन्च मिल जाएगा, ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। वाराणसी वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा कि ये चीज़ जो है स्टार्ट करी गई थी, बट अब ये चीज़ जो है फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये बिहार में भी स्टार्ट कर दिया गया है। और कहाँ से इनॉग्रेट किया गया, पटना के एनआईटी घाट से, ठीक है। अभी इस चीज़ में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताए। आशीष बोल रहे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहा हूँ आपको, ओके चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अभी यहाँ पे ये चीज आई गई है तो मैं एक और चीज आपको बता दूं न्यूज के लिहाज से, ठीक है। ये तो पता चल गया कि फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बिहार का कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, पटना में, ठीक है। एक और चीज, एक दो चीजें और ध्यान रखिएगा कि मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल ओपन किया गया है, ठीक है। दरभंगा में भी न्यूज में था, क्योंकि दरभंगा में बिहार का सेकंड तारामंडल या फिर बिहार का सेकंड जो है प्लानिटेरियम वो बनाया गया है, वो ओपन किया गया है। बिहार का फर्स्ट प्लानिटेरियम कहाँ पे था, बिहार का फर्स्ट प्लानिटेरियम पटना में था, जो सेकंड प्लानिटेरियम है वो दरभंगा में स्टार्ट किया गया है। और मुजफ्फरपुर की अगर बात हुई है तो मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल खोला जा रहा है, ठीक है। तो इतनी चीजें ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस चीजों में कोई डाउट है, क्योंकि अब ये न्यूज में है, ये इसी बार का है, ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट नहीं है, ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट है। ये फेब के करंट अफेयर, सॉरी जनवरी या अप्रैल ऐसे कुछ के करंट अफेयर्स में था, तो ये याद रख लीजिएगा। मैं सारी चीजों को कनेक्ट करके इसलिए बता देती हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको काफी चीजें पता चल जाए, ठीक है, और वो रिविजन भी हो जाए, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो और वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विच पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर फ्रॉम बिहार हैज बीन अवॉर्डेड, ठीक है, फेलोशिप एट नासा। बिहार की किस पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर को नासा में फेलोशिप प्रोवाइड करी गई है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर किसी को पता है? बहुत लोग कह रहे हैं सी, बबीता गुप्ता नहीं है। बबीता गुप्ता जी को तो आपको पता होगा कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है। बबीता गुप्ता नहीं है, प्रियांशु मिश्रा, ठीक है, बबीता गुप्ता नहीं है, उनको स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान मिला था। ठीक है, रक्सौल की है, मैं भी वहीं का हूं। सौरभ ने बिल्कुल सही बताया है। देखिए ये जो है इसका आंसर है अंशु कुमारी, ठीक है। ये जो अंशु कुमारी जी हैं, अभी एक थोड़ा सा इत्मीनान रखना, ठीक है। ये जो अंशु कुमारी जी हैं, ये जो हैं ईस्ट चंपारण में जो रक्सौल जगह है वहाँ की है। इनको नासा में पोस्ट डॉक्टोरल जो है प्रोग्राम पे काम करने का मौका मिला। अब ये बताते हैं कि विच, जैसे कि ये क्वेश्चन है विच पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर। अभी मान लो कि पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर होता क्या है, जैसे कि डॉक्टरेट की डिग्री जिन लोगों के पास आ जाती है, जैसे कि जो लोग पीएचडी वगैरह कर लेते हैं वो रिसर्च वगैरह में इंक्लूड होते हैं, रिसर्च प्रोग्राम वगैरह पे काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें रिसर्च स्कॉलर वगैरह भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर का मतलब समझ में आया, तो इनको इसीलिए जो पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम है यानी कि नासा का जो एक डेडिकेटेड या फिर प्रपोज्ड सोलर मिशन है उस पर काम कर, और लोगों के साथ उस पर काम करने का मौका मिला है, ठीक है। ये जो है फेलोशिप मतलब और लोगों के साथ किसी एक डेडिकेटेड प्रोग्राम पे काम करने का मौका मिला है इनको नासा पे,
नासा में। ठीक है, और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर का मतलब होता है कि डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी वगैरह की पढ़ाई जिसने पूरी कर लिया वो रिसर्च स्कॉलर वगैरह होता है, डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उन पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये जो अंशु कुमारी जी हैं ये हैं ईस्ट चंपारण के रक्सौल की, और बबीता गुप्ता इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, और ये जो है इनकी 2008 में इनकी मदर की डेथ हो गई थी कैंसर से। ठीक है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं इन्होंने कितना, ये पूरे बिहार के लिए बड़े ही एक अच्छी बात है कि बिहार की बेटी को नासा तक जाने का, नासा के प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर हैज बीन ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर ओपन किया गया है? ठीक है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर ओपन किया गया? देखो फर्जी कमेंट ना करो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ से अपना फोन ले लेके ब्लॉक मारूंगी। ठीक है, फर्जी कमेंट ना करो, इससे जो है दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, जवाब तो मिलेगा नहीं और मेरा दिमाग भी डाइवर्ट हो जाएगा और क्लास भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है? बिल्कुल गया में। ठीक है, ये जो टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर है ये कहाँ पे रिसेंटली ओपन किया गया है? गया में। ठीक है, और इसको किसने इनॉग्रेट करा है? डेप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। ठीक है, अभी एक चीज याद रखिएगा कि जो बिहार सरकार है वो अपने टूरिज्म एक्टिविटीज, जो टूरिज्म है उसको काफी बढ़ावा दे रही है, उस पर काफी अभी ध्यान दे रही है। ठीक है, मधुबनी में आप लोग को पता होगा, मधुबनी में जो है अभी मिथिला हाट शुरू किया गया है। ठीक है, तो मिथिला हाट तो ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि मधुबनी ही होगा। मिथिला हाट मधुबनी में शुरू किया है। गया का अपना एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ठीक है मैम, गया मैंने बोला मेरा सही है बिल्कुल रंजीत। गया का अपना एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। क्या कोई बता सकता है कि गया का रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, गया का रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है? गया का रिलीजियस, गया ज्ञान प्राप्ति। हाँ, राहुल ने भी सही बोला, रोहित भी सही बोला, बट एग्जैक्टली बताए गया का रिलीजियस बुद्धा, गौतम बुद्ध, बिल्कुल। लेकिन स्पेसिफिकली बताएं कि गला स्पेसिफिकली गौतम बुद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है ये? ठीक है, गौतम बुद्ध से कैसे जुड़ा हुआ है ये स्पेसिफिकली बताएं। बिल्कुल, गौतम बुद्ध को गया में ही जो फल्गु रिवर है उसके किनारे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए ये है। बाकी ये याद रखिएगा कि मधुबनी में मिथिला हाट स्टार्ट करी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सीएम नीतीश कुमार हैज इनॉग्रेटेड बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट? सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज इनॉग्रेट करा, ये आपको बताना है। ठीक है, बाय द वे ये बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज है और इंडिया का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज जो है इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में करा गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में करा गया है? SKMS सिंह, मुंगेर। मुंगेर, बिल्कुल। तो बिहार का पहला फॉरेस्ट्री कॉलेज कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये किया गया है मुंगेर में। ठीक है, ये जो है ये बिहार का पहला है। ठीक है, ये बिहार का पहला है और इंडिया का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज है। ठीक है, अभी बात आती है कि ये इंडिया का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज है, तो इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज या फिर फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्टैब्लिश करी गई थी? तो वो स्टैब्लिश करी गई थी तेलंगाना में। ठीक है, अभी ये बात तो ये मुंगेर में स्टैब्लिश करा गया है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी अभी ये बात आती है कि फॉरेस्ट्री कॉलेज होता क्या है। ठीक है, इसमें फॉरेस्ट्री कॉलेज में करवाते क्या, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये फॉरेस्ट्री कॉलेज है, तो इसमें जो है डिप्लोमा वगैरह की डिग्री मिलेंगी, जैसे कि आपको MSc करवाया जाएगा, BSc करवाया जाएगा फॉरेस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में। ठीक है, तो ये सब इसमें करवाया जाएगा। बाकी इसमें लाइब्रेरी वगैरह भी होगी, सारी सुविधाएं होंगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाय द वे ये जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है ये ये जो जस्ट अ सेकेंड,
देखिए ये जो बिहार का जो फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज है, ठीक है, ये जो है ये मुंगेर में अभी ओपन किया गया। ये अभी ओपन किया गया, मतलब स्टार्ट किया गया। इसकी जो आधारशिला है वो सीएम नीतीश कुमार ने 2019 में ही रख दी थी, ठीक है। और ये जो है ये 96 एकड़ में फैला गया और कितनी कॉस्ट से बना है, लगभग 232 अप्रोक्सीमेटली 232 करोड़ की लागत से ये बनाया गया। अब पता चल गया ना कि इस फॉरेस्ट्री कॉलेज का काम क्या है। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल साइंस में, फॉरेस्ट्री में एमएससी बीएससी वगैरह करवाया जाएगा, डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। इसकी जो आधारशिला है 2019 में सीएम ने रख दी थी, ठीक है। मुंगेर में, अगर मुंगेर की बात, सेशन रुक रुक के चल रहा है, नहीं अभी एक्चुअली थोड़ा मुझे खांसी आ रही थी तो वो मैं थोड़ा पानी पीने गई थी, वो रुक के नहीं चल रहा सेशन, ठीक है। अभी देखिए मुंगेर में एक बड़ी ही फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी लोकेटेड है, ठीक है। उसका क्या नाम है, मुंगेर में एक बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, उसका नाम है भिम्बनत वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ठीक है। भिम्बनत वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो कहाँ पर है, मुंगेर में। ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, इसको याद रखिएगा। बाय द वे ये 65th या फिर 66 बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। भिम्बनत वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है मुंगेर में। पानी पी लिया ना आपने, हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। एस के ज्यादातर करेक्ट आंसर बताते हैं। चलो अभी ये समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है रेलेवेंट तो वो लिख सकता है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है और इज इट क्लियर? 2023 भिम्बन मुंगेर, हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड स्टैनले येल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड, ठीक है। स्टैनले येल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? इसका आंसर किसी को पता है? पूरा बीपीएससी का क्लास कैसे परचेज करे? अरे भाई ये फ्री क्लास चल रही है यूट्यूब पे, इसको कोई परचेज, कोई सब्सक्रिप्शन आपको लेने की जरूरत नहीं है। या आप यूट्यूब पे देख रहे पूरी फ्री क्लास है, क्यों परचेज करना है जब ये क्लास फ्री है? तो आप लोग को अपना पैसा क्यों फेंकना है, ठीक है। चलिए, स्टैनले येल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है बिहार से? इसका आंसर किसी को पता है कि नहीं? इसका आंसर किसी को पता है तो वो जल्दी से लिखे। देखिए ये जो इतना इंपॉर्टेंट, थैंक्स अलॉट मिस, थैंक गो इट्स ओके। देखो ये याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये अवार्ड एक बार आपके ध्यान में रहेगा तो इट्स ओके, ठीक है। ये जो अवार्ड है ये मिला है, किसको मिला है? श्वेता सिन्हा को, ठीक है। इनका नाम ऐसे भी लिखा जाता है, श्वेता सिन्हा, ठीक है। ये श्वेता सिन्हा को मिला है ये अवार्ड। बाय द वे ये जो श्वेता सिन्हा जी हैं ये आईआईटी पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ठीक है। अभी ये समझ ले कि ये जो स्टैनले येल्डेल न्यू रिसर्चर एक्सीलेंस अवार्ड है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इतना बता दे रही हूँ इन जनरल, नॉट टेक्निकली, कि ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि पोस्ट डॉक्टोरल ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो कि पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर को मिलता है या फिर फैकल्टी मेंबर जो 40 साल की उम्र के अंदर है उनको मिलता है, ठीक है। आई रोट इट फर्स्ट, श्वेता सिन्हा, बिल्कुल, ठीक है। और इनको ये किस लिए मिला है? तो इनको इन्होंने एक रिसर्च पेपर, जैसे कि मैंने बताया कि जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर होते हैं या फिर जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं अंडर द एज ऑफ 40 उनको मिलता है, तो इन्होंने एक रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंट किया है, ठीक है। और इस रिसर्च पेपर का नाम ये है, स्कोप ऑफ फोरेंसिक लिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेशन इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिशिंग लैंग्वेज एज अ टूल फॉर क्राइम कंट्रोल। तो ये जो रिसर्च पेपर इन्होंने ये प्रेजेंट किया है, इनको इसी के लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। अभी इतना बड़ा है ये मुझे नहीं लगता कि ये पेपर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। और ये आईआईटी पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है। ये इन्होंने रिसर्च पेपर इन्होंने ये जो है प्रेजेंट किया, इसलिए इनको मिला है, ठीक है। पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार इज एट विच प्लेस इन ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिलीज्ड रिसेंटली?
मतलब जो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो कि रिलीज किया गया है रिसेंटली, उसमें बिहार का क्या स्थान है, बिहार कौन से स्थान पर है। ठीक है, बाय द वे ये इंडिया का इंडेक्स नहीं है, पूरा वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, इसमें वर्ल्ड वाइड रैंकिंग दी गई है। तो इसका आंसर अगर किसी को पता है तो वो बताए। आदर्श बोल रहे 27, रितिका ने भी बोला 27, प्रियांशु, गौरव बोल रहे हैं 36, नो 36 इज नॉट द राइट आंसर। आलोक 22, इसके 22, बहुत सारे लोग बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नो 42 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 23 इज नॉट इवन इन द ऑप्शंस। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 22। अभी इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, बिहार जो है, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इसमें 22 पोजीशन पर है। कैसे है ये जो है, इसके अकॉर्डिंग तो 22 पोजीशन पर है, लेकिन इंडिया में ये फर्स्ट पोजीशन पे है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, वो सब इंडिया के होते हैं, लेकिन कोई रैंकिंग अगर आती है, अगर पूछा जाए कि इसके अकॉर्डिंग किसमें, तो ही आपको ये लिखना है। ठीक है, अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग वो रैंकिंग होती है, तो इसके अकॉर्डिंग बिहार 22 पे। अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये होता क्या है। बेसिकली ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये एक इंडिया का इंडेक्स नहीं है, वर्ल्ड वाइड इंडेक्स है, इंटरनेशनल। इसमें ये बताया गया है कि साल 2050 तक ऐसे कौन से टॉप 200 स्टेट या फिर प्रोविंसेस हैं पूरी दुनिया में जो कि वल्नरेबल होंगे या फिर बहुत ज्यादा रिस्क पर होंगे 2050 तक। किस वजह से? क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से। ठीक है, बेसिकली जो फिजिकल रिस्क है, जैसे कि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर और फ्लड और लैंडस्लाइड या फिर एक्सट्रीम हीट वेव्स, इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से होता यह है कि बहुत सारे प्रॉपर्टी डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज होता है। तो उस हिसाब से फिजिकल रिस्क पे 2050 तक कौन से ऐसे टॉप 200 स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस है पूरे वर्ल्ड वाइड जो वल्नरेबल होंगे या फिर रिस्क पर होंगे, वो ये इंडेक्स बताता है। अभी इसने जो है टॉप 200 बताए हैं। इन टॉप 200 में से जो 114 है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया के हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में जो टॉप 200 है उसमें से 114 सिर्फ और सिर्फ एशिया के हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इन 114 में भी, यानी कि टॉप 200 में से अगर हम टॉप 50 की बात करें, ठीक है, टॉप 50 की अगर बात करें तो ये खाली 3 देशों में है। सबसे पहले चाइना में, ठीक, फिर इंडिया में, फिर यूएस में। ठीक, मतलब कि 2050 तक जो टॉप 50 स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस जो रिस्क पर रहेंगे, वो जो है सबसे ज्यादा जो है उनमें से जो प्रोविंस है या फिर स्टेट है वो चाइना से है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंडिया से हैं और तीसरे नंबर पे यूएस से हैं। अभी हमारे लिए चाइना और यूएस से कितने कौन से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया से। तो इंडिया से टोटल 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, इंडिया से कितने स्टेट्स बताए गए हैं जो रिस्क पर रहेंगे, टोटल 9 स्टेट्स हैं। ठीक है, इन्हीं 9 स्टेट्स में, ये जो 9 स्टेट्स हैं, इन्हीं में जो बिहार की रैंकिंग है वो है 22। अरे यार जगह ही नहीं बची। देखो ये जो 9 स्टेट है, इनमें जो बिहार की रैंकिंग है, ठीक है, वो है 22। ठीक, बिहार की रैंकिंग 22 है। यूपी वगैरह की अगर हम बात करें तो यूपी की है 25, असम की है 28, ठीक, और राजस्थान की है 32। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार के उससे, लेकिन फिर भी इन जनरल आप लोग को मैं बता दे रही हूँ। तो टॉप 50 में बिहार की रैंकिंग जो है पूरे वर्ल्ड वाइड वो 22 है। ठीक, और इंडिया में फर्स्ट माना जाएगा ना, ये इंडिया में फर्स्ट माना जाएगा ना। विच आर दोज 9 स्टेट, जिसमें बिहार, यूपी, असम, राजस्थान ये सब शामिल है। ठीक, अभी आपको ये समझ में आ गया, इसका लॉजिक समझ में आया कि कैसे ये पूरे वर्ल्ड वाइड टॉप 50 में से 22वें स्थान पर है। और इंडिया की अगर हम बात करें इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली, तो फिर ये फर्स्ट पे है। ठीक है, यूपी वगैरह का स्थान 25, असम को 28, राजस्थान को 32 दिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं था ना? चलिए
Next, how many districts of Bihar are included in top 5 districts of India in the field of education as per the Champions of Change Delta ranking released by नीति आयोग? मतलब जो नीति आयोग की चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जो होती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, उसमें एजुकेशन वाला जो पार्ट है स्पेसिफिक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, उसमें बिहार के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टॉप 5 में हैं? ठीक है, बिहार के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टॉप 5 में हैं? ठीक है यार, एक बात मैं तुम लोग को बहुत आसानी से बहुत सिंपली एक बात बताऊं ना, बीपीएससी एंड अदर पीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023, ठीक है, आपका जो कमेंट है ना कि एक दिल्ली में एक हिंदू नाबालिग लड़की को एक मुसलमान लड़का मार डाला, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो बहुत दुखजनक बात है ये, ठीक है, हर बात में किसी बात में तो इंसानियत को पहले रख लिया करो। हर बात में हिंदू ने मुस्लिम को मार डाला, मुस्लिम ने हिंदू को मार डाला, हिंदू ने ये कर दिया, मुस्लिम ने ये कर दिया, ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ना, इनमें फंस के मत रह जाओ। लाइफ इज नॉट अबाउट ऑल दिस। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो इन छोटे छोटे मुद्दों में मत पड़ो, ठीक है। लाइफ को एक बिगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, एक बड़ी पिक्चर पे देखो। कोई मर गया, तुम लोग को हिंदू मुस्लिम की पड़ी हुई है, ठीक है ना। ये जो चीजें हैं इनसे बाहर निकलो, अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो, दुनिया बहुत बड़ी, इन सबसे आगे निकलो, ठीक। चलो अब बताओ, जो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग है, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की जो रैंकिंग है जो नीति आयोग रिलीज करता है, उसमें एजुकेशन वाला जो पोर्शन है उसमें बिहार के कौन से, मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट टॉप 5 में शामिल हैं? ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। बहुत लोग, इमरान बोल रहे हैं 2, आलोक राज ने भी बोला है 2, एसके ने बोला है 2, ठीक है, इमरान ने बोला है 2, ठीक है, 2 शामिल हैं, ठीक है। अभी एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पे ऑल ओवर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो एजुकेशन वाला पार्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो एजुकेशन वाला जो पार्ट है उसकी बात हो रही है, तो उसमें टॉप 5 में जो है बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट्स है, और इसमें पहले नंबर पर है शेखपुरा और दूसरे नंबर पर है पूर्णिया, ठीक है। एजुकेशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना कि एजुकेशन के लिहाज से बताया जा रहा है या ऑल ओवर नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। बाकी जो है 3 जो है वो सब झारखंड वगैरह से। टॉप 5 में एजुकेशन के मामले में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाला जो रैंकिंग होती है, चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग बाय नीति आयोग, उसमें बिहार के एजुकेशन के पोर्शन में बात करें तो 2 शामिल है, शेखपुरा और पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया में आप लोग को पता होगा कि इंडिया का पहला ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट भी लगा था, ठीक है। अभी इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, ठीक है। चैंपियंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तो आपको पता ही होगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करती है हर स्टेट में, जो अंडर डेवलप्ड है या फिर जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, फिर उनका जो है डेवलपमेंट किया जाता है, फिर उनकी रैंकिंग आती है, उनका डेवलपमेंट किस किस फील्ड में किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन, न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब चीज़ों में उनका जो है डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि वो भी जो अदर जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उनके बराबर आ सके, ठीक है। ठीक, अभी इस चीज में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बताओ। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से लिखो, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो डाउट मैम क्लियर है, नो डाउट मैम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। समाधान यात्रा स्टार्टेड बाय नीतीश कुमार एंडेड ऑन, ठीक है। जो सीएम नीतीश कुमार जी ने समाधान यात्रा स्टार्ट करी थी वो कब समाप्त हुई है, ठीक है। वो ये नहीं पूछा गया कि कब स्टार्ट हुई है, क्योंकि फेब में समाप्त हो गई थी, स्टार्ट तो वो जनवरी में हुई थी, तो आपको बताना है कि कब स्टार्ट हुई है। कब स्टार्ट हुई है, कब खत्म हुई है? 16th ऑफ फेब, 16th ऑफ फेब इज द करेक्ट आंसर। पहले ये 15th ऑफ फेब को स्टार्ट होने वाली, खत्म होने वाली थी, फिर ये 16th ऑफ फेब को फाइनली खत्म हो गई, ठीक है। ये 4 जनवरी से स्टार्ट हुई थी समाधान यात्रा, और कब तक चली है? 16th ऑफ फेब तक। अभी ये
समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये समाधान यात्रा की क्यों थी। ये समाधान यात्रा क्या थी? बेसिकली समाधान यात्रा और कुछ नहीं थी, जैसे कि हम लोग को पता है कि सरकार बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लागू करती है, बहुत सारी चीजें इनिशिएटिव वगैरह लेती है। अब जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे, जो मिनिस्टर है, जो सीएम है, वो खुद तो जाके वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का सरकार का काम क्या होता है? पॉलिसी बनाना। जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो जो, और उनसे जो नीचे लोग, जो ऑफिसर्स वगैरह, उनका काम है देखना कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। अभी बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ये पॉलिसी चलाई, हमें तो फायदा ही नहीं मिला, हमारे यहाँ तो ये नहीं है, हमारे यहाँ तो बिजली नहीं है। तो उसी चीजों को कि जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, यानी कि जो सरकार ने जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी है, जो स्कीम वगैरह चलाई है, उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, खुद से जाके देखने के लिए समाधान यात्रा करी गई थी कि जो पब्लिक पॉलिसीज है, जो स्कीम वगैरह, उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसकी असलियत क्या है। खुद जो है सीएम ने डिस्ट्रिक्ट विजिट करे यही चीज देखने के लिए। और इतना ही नहीं, समाधान यात्रा मतलब यात्रा से समाधान, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। लोगों से भी कम्युनिकेट करा कि उनके क्या ग्रीवियंसेस हैं, क्या उनको कंप्लेन है, क्या ग्रीवियंसेस हैं, उनको क्या कंप्लेन है, क्या कैसे वो बेटरमेंट चाहते हैं, क्या पॉलिसीज का जो सरकार ने लॉन्च करी, क्या स्कीम्स लॉन्च करी, क्या उसका फीडबैक वगैरह है, ठीक है। तो इसलिए समाधान यात्रा स्टार्ट करी गई थी। ये समाधान यात्रा कोरोना टाइम में नहीं हुई थी, लेकिन अब फिर से स्टार्ट कर दी गई है, करके खत्म भी हो गई है, ठीक है। जैसे ये 4 जनवरी से स्टार्ट हुई थी और 16 फरवरी तक चली थी, पहले 15 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ठीक है। अभी आप लोग को पता होगा कि भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है बिहार में, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर बताना कि भारत जोड़ो यात्रा का जो बिहार वर्जन है वो बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? भारत जोड़ो यात्रा जब बिहार में एंटर करी तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ठीक है, इसका आंसर किसी को पता है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बांका, जमशेद ने बिल्कुल सही बताया, बांका, ठीक है, बांका से स्टार्ट हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। चलिए नेक्स्ट, कुमार चंदन ने भी बिल्कुल सही बताया, बांका। चलो नेक्स्ट, ठीक है। 740 एकलव्य स्कूल शैल बी ओपन अक्रॉस द कंट्री एज मेंशन इन द यूनियन बजट 2023-24। हाउ मेनी शैल बी ओपन इन बिहार? अच्छा, बिहार यूनियन बजट जो है 2023-24 के लिए, उसमें ये बताया गया कि हम ऑल ओवर इंडिया में 740 एकलव्य स्कूल खोलेंगे। अभी आपको ये बताना है कि कितने एकलव्य स्कूल बिहार में खोले जाएंगे, ठीक है। टेन स्कूल नहीं, 3 तो पहले से है, इस साल और कितने इंक्लूड करे जाएंगे? वो टोटल 10 है, ठीक है, 7, ठीक है। और फिर बिहार में कितने हो जाएंगे? टोटल 3 पहले से हैं, ठीक। और अब जो है 7 खोले जाएंगे। ये जो 3 पहले से हैं कहाँ कहाँ पर हैं? ये 3 पहले से एक कैमूर में है, ठीक है, एक जमुई में है जो कि स्टार्ट हो चुका है, और एक जो है वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, 3 पहले से हैं और अब जो है, अब कितने और खोले जाएंगे? 7 और खोले जाएंगे एकलव्य स्कूल। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 10 एकलव्य स्कूल हो जाएंगे। कहाँ पे? बिहार में। अभी आप लोग एक चीज ये समझ लीजिए, 7+3, बिल्कुल। अभी आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि एकलव्य स्कूल होते क्या हैं, ये खोले क्यों जाते हैं, ठीक है। एकलव्य स्कूल बेसिकली कुछ नहीं होते, जैसे कि हमें पता है कि सरकार बहुत सारे रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है और बहुत सारी फैसिलिटी और ये सब प्रोवाइड करती है, किसके लिए? SC ST या फिर जो ट्राइबल लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए। तो ये जो एकलव्य स्कूल है बेसिकली ट्राइबल एरियाज में खोले जाते हैं, ताकि जो SC ST, हाँ बिल्कुल, जो ट्राइबल हैं, जो ST लोग हैं, उनको, उनके बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन वगैरह, अच्छी फैसिलिटीज़ ये सब मिल पाए, ठीक है। तो ये स्पेशली ट्राइबल एरियाज में ही खोले जाते हैं, ताकि जो ST लोग हैं उनको अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिल पाए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो बताए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 प्रोवाइड? बिहार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है 2022, उसमें क्या बेसिकली प्रोवाइड किया गया? उसका जो मेजर पार्ट है कि वो क्या प्रोवाइड करेगी, वो क्या है, ठीक है। बिहार की जो स्टार्टअप पॉलिसी है 2022, उसमें क्या चीज प्रोवाइड करेगी बिहार सरकार? मेजर चीज क्या है, सबसे मेजर? बी मैम, कोई कह रहा है बी।
नहीं, बी इज नॉट द राइट आंसर। आलोक ने बोला बी, रितिका ने बोला ए। करेक्ट रितिका, 10 लाख फॉर 10 years। एसके ने भी सही बोला है, विवेक ने सही बोला है, ठीक है, अंकिता ने सही बोला है। ठीक है, ये जो अभी आप लोग को पता चला है कि ये जो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है 2022, इसमें बिहार सरकार क्या प्रोवाइड करेगी, 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी। और कितने सालों के लिए, 10 लाख के लिए। ठीक है, 10 लाख तक का लोन, 10 लाख का नहीं, 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी 10 सालों की। और स्पेशल बात क्या है, ये सीड फंड के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि इस पे जो है कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी बिहार सरकार। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग को इसका नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। ठीक है, तो अभी तो जाहिर सी बात है कि ये जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है किस लिए, ये उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए, एनकरेज करने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है जो अपना, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि आजकल जो है प्राइवेट जॉब को लोग इतना बैश करते हैं, और जो है हर कोई कहता है कि हमें स्टार्टअप करना है, हमें जो है अपना कुछ करना है, ये वो। तो ये स्टार्टअप और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है स्टार्टअप वगैरह करने के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो उसको इनकरेज करने के लिए बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 प्रोवाइड करी गई थी, स्टार्ट करी गई थी, जिसमें बिहार सरकार जो है 10 लाख तक का लोन लेगी 10 साल के लिए विथ नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। बिहार में जो है कुछ और पॉलिसीज भी है, जैसे बिहार में जो है कुछ और पॉलिसी भी स्टार्ट करी गई थी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, जैसे महिला उद्यमी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना, एटसेट्रा। ठीक है, इस चीज से मुझे एक चीज याद आ रही है कि आजकल स्टार्टअप का इतना चलन कर दिया, और स्टार्टअप को सबसे ज्यादा फेमस किसे कौन कर रहे हैं, चाय वाले। ठीक है, एमबीए चाय वाले, बीटेक चाय वाले, बीसीए चाय वाली, बीटेक चाय वाली, बीए चाय वाली। अभी मैं सच बता रही हूँ, घर से मैं यहाँ पर आ रही थी तो मैंने पीछे एक एसएससी चाय वाला भी देखा। ठीक है, तो हर जगह ये चाय वालों ने इतना फेमस कर दिया स्टार्टअप चीज को। बाय द वे, ये मत समझने लगना कि ये इससे हम लेके हम चाय का ठेला लगाएंगे या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग, अभी ये थोड़ी सी बात कर लेती हूँ मैं, ये हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे लोग जो है प्राइवेट जो जो जॉब्स है उनको बैच करते रहते हैं, और चाय का ठेला लगाने को बड़ा बहुत अच्छी चीज समझते हैं कि ये देखो चाय का ठेला लगा रहे हैं क्योंकि हमें अपना कुछ करना था। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी चीज होगी, अपना कुछ करना था के नाम पे चाय का ठेला लगा लो। अगर इतना ही कुछ बिजनेस करना है, कुछ और कर लो भाई। अगर सब लोग चाय का ठेला लगाने लगेंगे तो बेचारे जो वो लोग हैं जिन्हें एक्चुअल में जरूरत है, जो कुछ कुछ और नहीं कर सकते, ठीक है, पढ़े लिखे भी नहीं, उन्हें कोई जॉब नहीं देगा, तो वो लोग क्या करेंगे। ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी अब चाय का ठेला लगाना है तो फिर क्या बोलें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोई पूछ रहा है मैम इज दिस पॉलिसी ओनली फॉर विमेन, नहीं, सबके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी मेडल्स डिड बिहार वन इन निडजाम 2023। आप लोग को पता होगा कि अभी रिसेंटली निडजाम 2023 हुआ था, तो उसमें बिहार ने कितने मेडल जीते हैं ये बताना है आपको। कोई कह रहा है 5, नहीं, 5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। निडजाम 2023 में बिहार ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। ठीक है, हाँ देखो, निडजाम 2023 में बिहार ने टोटल जो है 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं, 7। सारे लोगों ने, रितिका और सुमित, एस के ने गलत आंसर दिया है, शहाबुद्दीन, सब लोग ने ज्यादातर करेक्ट आंसर दिया है कि बिहार ने निडजाम 2023 में, ठीक है, जो कि 3 दिन के लिए था, 9 फरवरी से 12 फरवरी के लिए, कितने मेडल जीते हैं, 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि ये जो निडजाम 2023 है, ठीक है, ये जो है इसका जो 18th एडिशन है, या फिर जो 18वां संस्करण हम कह सकते हैं, कहाँ पे हुआ था, पटना में। इसका जो 18 एडिशन है इस बार बिहार में हुआ था ऑर्गेनाइज। ठीक है, पटना में। इसमें 7 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें 3 जो हैं गोल्ड मेडल भी हैं। अभी आप लोगों ने पीयूष राज जी का नाम सुना होगा, जिसने नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियन, जिन्होंने नेशनल यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाया था। ठीक है, उन्होंने ही इसका जो निडजाम का हैकाथलॉन इवेंट था उसमें जो है, उसमें जो इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, जो पीयूष राज जी हैं उन्होंने निडजाम 2023 में
जो है नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, अभी इसको अगर इसमें अगर किसी को डाउट है तो वो बताए। चलिए ठीक है, और ये जो निट जैम है ये क्या होता है, बेसिकली एक स्पोर्ट इवेंट हो, बहुत बड़ा स्पोर्ट इवेंट होता है, इस बात से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था? निट जैम वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2003। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट। ठीक है, इस बार इसका 18th एडिशन यानी कि 18वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? ऑर्गेनाइज हुआ था बिहार में, और बिहार में भी कहाँ पे? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट एक सेकेंड। How many blocks of Bihar has been included in India's 500 aspirational block program? ठीक है, बिहार के कितने ब्लॉक्स, पहले समझ लो कि जो इंडिया का जो 500 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसी के तरीके से इंडिया का 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी है। उसमें ऑल ओवर इंडिया के, बोलने से पहले ही आंसर आ जाता है, गुड। इंडिया के कितने, सॉरी, बिहार के कितने ब्लॉक्स को लिया गया उसमें? 61। मोनू, सुमित, सागर, आमिर, सब लोग ज्यादातर सही बता रहे हैं, 61। ठीक है, बिल्कुल बिहार के 61 ब्लॉक लिए गए हैं इसमें। अभी देखियो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं समझने लायक, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या होता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्ट किया जाता था कि उनका जो है एजुकेशन, न्यूट्रिशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सब में सुधार करना है ताकि वो डेवलप जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लेवल पे आ सके। ठीक है, इसी तरीके से अब डिस्ट्रिक्ट से नीचे क्या होते हैं? ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स को भी चुना गया है कि ऑल ओवर इंडिया से जो कि जो है उनका भी ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जा सके। तो इसमें बिहार से 61 ब्लॉक्स लिए गए हैं। ठीक है, अभी अगर ये बात करें कि बिहार में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, अभी किसी को पता है कि बिहार में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? तो वो जल्दी से बताए। कोई लिख रहा है कि ये सब नहीं आता है। अभी देखो मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि कभी कभी चीजें कनेक्ट होके आ जाती हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये आएगा तो हम खाली ये पढ़ा के चले जाएंगे। ठीक है, खाली इतना ही पढ़ना होता, कितने ब्लॉक लिए गए तो वो तो सभी को मालूम है। अगर 1 घंटे की क्लास होती है, अगर आप उसमें, मुझे लगता है कि 1 घंटे की क्लास होती है तो मैं आपको 2 घंटे का पढ़ा दूं, सिखा दूं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या खाली यही आएगा तो खाली यही पढ़ के और चले जाते हैं। ठीक है, अगर वही करना है तो ये तो फिर तो आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बिहार के 61 ब्लॉक्स लिए गए हैं। अभी अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल 534 ब्लॉक्स है। ठीक है, ब्लॉक्स की अगर हम बात करें तो बिहार में टोटल 534 ब्लॉक्स हैं। डिस्ट्रिक्ट्स बताए जल्दी से, बिहार में कितनी है? डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है? 38। ठीक है, डिवीजन की अगर हम बात करें कि बिहार में डिवीजन कितने हैं तो वो है 9। सब डिवीजन की अगर हम बात करें तो ये है 101। ठीक है, अभी ये कुछ चीजें स्टैटिक पोर्शन का पार्ट होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें स्टैटिक पोर्शन का पार्ट होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में अगर खाली करंट अफेयर्स पढ़ाते चले जाओ, आपको स्टैटिक नहीं पता हो तो उसका कोई फायदा नहीं। जब तक आपको किसी चीजों के बैकग्राउंड नहीं पता होता ना, तो तब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं। ठीक है, तो बिहार में टोटल ब्लॉक्स कितने? 534। डिस्ट्रिक्ट सबको पता होगा 38 है। डिवीजन कितने हैं? 9 है। सब डिवीजन कितने हैं? 101 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो बताए। चलो नेक्स्ट। मंदार महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड इन, ये आप लोग देख रहे होंगे कि मंदार महोत्सव 2023 सेलिब्रेट किया गया है। ये बिहार में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? मोनू ने बिल्कुल सही बताया है, बांका। कैसे हो मैम? आई एम गुड। ये मंदार महोत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? बांका में। सुमित ने भी बिल्कुल सही बताया है, बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं। तो ये जो मंदार महोत्सव है कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? बांका में। और इसको कभी कभी बौंसी मेला भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से ये काफी फेमस है, बौंसी मेला 2023।
ठीक है, मंदार महोत्सव ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? बांका में। ठीक है, अच्छा ये महोत्सव क्या होता है? जैसे कि नॉर्मल आपके स्टेट में या आपके शहर में महोत्सव होते होंगे, जैसे कि हमारे लखनऊ में होता है लखनऊ महोत्सव, या फिर अलीगढ़ वगैरह में अलीगढ़ की नुमाइश होती है, ये सब होता है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली सारे खाने पीने की चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग होते हैं अपना सामान वगैरह आके बेचते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स भी, बहुत बड़े बड़े लेवल के सिंगर्स भी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बांका में जो है मंदार महोत्सव बांका में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। ठीक है, और इसको बौंसी मेला भी कहते हैं। ठीक है, इस नाम से भी ये काफी फेमस है। चलिए नेक्स्ट, नवादा का एक चीज ध्यान रखना कि नवादा में एक अभी मुझे बिल्कुल नवादा में एक अमावा रेड फोर्ट है। ठीक है, नवादा में एक अमावा रेड फोर्ट है, उसमें इस बार का जब होली हुई थी मार्च में, तो उस बार का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था, जिसमें बाहर के फॉरेनर लोग बहुत सारे आए थे, फॉरेन जो चीफ से बाहर के बहुत सारे आए थे। ठीक है, तो वो ये याद रखना कि ये भी न्यूज़ में था। अमावा रेड फोर्ट कहाँ है? नवादा में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल ऑफ बिहार हैज बीन गिवन संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कितने लोगों को मिला है? योर एक्सप्लेनेशन हेल्प्स इन अदर क्वेश्चन एज वेल बुशरा। थैंक यू रोहित। हाँ बिल्कुल, मंदार हिल भी, बिल्कुल मंदार पर्वत फेमस है ना। ठीक है, सी, हाँ बिल्कुल, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड कितने लोगों को मिला इस बार? 6 लोगों को। ठीक है, एन ई लर्निंग सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम नीतीश कुमार इन। सीएम नीतीश कुमार ने एक ई लर्निंग सेंटर इनॉग्रेट किया है। अब आप लोग को बताना है कि ये कहाँ इनॉग्रेट किया है। ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू इम्प्रूव फ्लुएंसी? अभी ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बस ये वाली क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, पहले ये बता दो, उसके बाद फिर ये जो भी इंग्लिश से रिलेटेड या फिर ये सब चीज़ों से रिलेटेड सवाल है उसको लेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है ए, नहीं ए नहीं है इसका आंसर। हाँ, एसके ने बिल्कुल करेक्ट बताया, एएन कॉलेज पटना, बिल्कुल ये जो है एएन कॉलेज पटना में ये ई लर्निंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है, और 350 करोड़ की लागत से लगभग ये बनाया जाएगा, बना है। ठीक है, और ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? एएन कॉलेज पटना में। अभी आप लोग ये बात समझ लिया कि ये ई लर्निंग सेंटर बेसिकली होता क्या है? ई लर्निंग सेंटर या फिर ई लर्निंग कम लाइब्रेरी सेंटर टाइप का है ये बेसिकली। इसमें जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे बुक्स वगैरह तो होंगी ही। बाय द वे इसमें बताया गया है कि इसमें जो है, इसमें ये बिल्कुल जैसे आज की एज, जो डिजिटल एज है, इंटरनेट की एज है, उसको सूट करने वाला ये ई लर्निंग सेंटर है। जो भी मॉडर्न चीज़ें हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, वो सब इस सब में शामिल होगा बहुत ज़्यादा। जैसे आप कह सकते हैं वाईफाई, कंप्यूटर हो सकता है, ये सब की सुविधाएं इसमें हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताया गया है। ठीक है, ये ई लर्निंग सेंटर है, बाकी इसमें रिसर्च वगैरह भी कंडक्ट करवाई जाएगी। हाँ, इंटरनेट इक्विप्ड, बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेशनल मेडिकल कमीशन हैज सिलेक्टेड विच इंस्टीट्यूट ऑफ बिहार एज द रीजनल सेंटर? नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिहार के किस इंस्टीट्यूट को रीजनल सेंटर चुना है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बताएं।
हाँ, कोई कह रहा है पटना एम्स, नहीं, पटना एम्स इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, महावीर इंस्टीट्यूट इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो है, ये इसका आंसर क्या है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने बिहार में जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसको अपना रीजनल सेंटर चुना है। अब ये जो रीजनल सेंटर चुना है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल जो ग्रेजुएट जो होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स वगैरह जो होते हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करवाई जाएगी। तो बिहार स्टेट से जितने भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के जो भी प्रैक्टिशनर्स है या फिर जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स है, वो यहाँ पर आके, जो ग्रेजुएट जो लोग हैं वो यहाँ पर आके अपना जो वर्कशॉप वगैरह है वो कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए इनको जो है श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट जो कि इंदौर में, वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन अब वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। ये यही सेम काम जो है ये IGIMS में हो पाएगा बिहार में। ठीक है, चलिए, अभी ये क्वेश्चन तो हो चुका है। ठीक है, फिर भी चलो अब लगा लिया तो बता दो। हु इनॉग्रेटेड द टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर एट बोध गया? बोध गया में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर जो है किसने इनॉग्रेट किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तेजस्वी यादव। ठीक है, गया में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर किसने इनॉग्रेट किया है? तेजस्वी यादव ने। ठीक है, चलिए, अभी ये वाली जो क्लास है ये पूरी हो चुकी है। अब अगर किसी के भी कोई भी रेलिवेंट डाउट्स हैं, यू विल बी हैविंग 10 to 15 मिनट्स। किसी के भी कोई भी रेलिवेंट डाउट है, जैसे अभी कोई इंग्लिश से रिलेटेड कोई डाउट पूछ रहा था, तो उसको आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। इट इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स। मैं एक चीज बहुत अच्छी तरीके से मानती हूँ कि मेरी क्लास को मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट इज़ सफिशिएंट, इट इज़ द ओनली सोर्स दैट यू शुड फॉलो फॉर प्रीलिम्स। कोई भी अगर पढ़ाता है यूट्यूब पे या कुछ भी, अगर वो कभी भी आपको ऐसा बोलता है कि बस ये कर लो इससे हो जाएगा, बस ये खरीद लो इससे हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कोई 12th क्लास एग्ज़ाम या 11th क्लास के एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे आके जितना मेरे से हो सकता है, जितना एक्सप्लेनेशन मेरे से हो सकता है, जितने क्वेश्चन मेरे से कवर हो सकते हैं, वो मैं बिल्कुल कंप्लीट करूँ। लेकिन अगर आप ऑनेस्टली पूछेंगे कि क्या मैं इस बातों की गारंटी देती हूँ कि यहीं से ही आएगा, तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि उसी के पढ़ाई से आएगा। ठीक है, जो भी इस बात की गारंटी देता है, दे आर स्ट्रेट अवे लाइंग टू यू। तो ऐसे पागल मत बनना। ठीक है, यहाँ से बिहार करंट अफेयर्स कवर हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये क्लास स्पेसिफिकली बिहार करंट अफेयर्स के लिए ही है। ठीक है, BPSC के लिए बुक्स देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए पूछ रहे हैं तो एक नो योर स्टेट करके एक बुक आती है। ठीक है, नो योर स्टेट करके, आई थिंक अभी मेरे को पब्लिकेशन याद नहीं आ रहा, तो मैं वो नहीं बोला। ब्लू कलर का उसका जो है कवर है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, नो योर स्टेट बिहार करके एक बुक आती है, तो वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छी बुक है। नवीन बोल रहे हैं वेरी गुड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टॉपिक, थैंक यू। बस यही रहता है कि आप लोग को समझ में आए जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो, दैट्स इट। मैम रोज़ पढ़ाइए, रोज़ कोशिश करेंगे बिल्कुल पढ़ाने की। ठीक है, चलो 5 मिनट है, जो भी जल्दी से पूछना है। यू आर डूइंग फैबुलस जॉब, थैंक यू इमरान। बस इतना ही तुम लोग का सपोर्ट और अप्रिसिएशन चाहिए मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है,
चलो 5 मिनट है, जल्दी जल्दी से पूछ लो और फिर जो है मैं जा रही हूँ। फिर जो है अब जो अगली क्लास आएगी उसमें मई के करंट अफेयर्स करेंगे हम। और वो जो क्लास आएगी वो आई थिंक 6-7 तारीख को या 10 तारीख से पहले आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, योर लेक्चर्स आर वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच। अगर कोई फीडबैक है आप लोग की तरफ से मेरे लिए तो वो मुझे बता दो। बेस्ट क्वालिटी ऑफ योर इज जेन्युइननेस। थैंक यू रोहित। हिंदी मीडियम, अरे हिंदी मीडियम, अच्छा ठीक है। पता है हिंदी में थोड़ा सा अब मुझे मेरे को समझ नहीं आता है, फिर मैं हिंदी में पढ़ूंगी इंग्लिश में पढ़ूंगी, या तो देखते हैं कुछ करते हैं अगले महीने से ना, अगले महीने या उसके अगले महीने से हिंदी में भी लाएंगे। बट मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता तो देती हूँ, और इतनी भी कठिन, इसीलिए मैं इतनी कठिन इंग्लिश भी नहीं यूज़ करती हूँ क्वेश्चंस में कि किसी को समझ ना आए। बहुत बेसिक इंग्लिश होती है, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो डेफिनेटली मैं बता देती हूँ आप लोग को कि हिंदी में क्या होता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलती हूँ ना, मैं पूरा हिंदी में बोलती हूँ ना पूरा इंग्लिश में। ठीक है, यू आर डूइंग वेरी वेल, कीप शाइनिंग, थैंक यू। चलो मैम, आप यूपी से हैं? बिल्कुल, चलो ठीक है। अब मैं ये क्लास को वाइंड अप कर रही हूँ। अब आप लोगों से मिलेंगे फिर किसी और क्लास में। हाउ टू इम्प्रूव फ्लुएंसी मैम? अच्छा फ्लुएंसी, अब क्वेश्चन आ गया तो चलो ले लेते हैं। हाउ टू इम्प्रूव फ्लुएंसी। देखो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो फ्लुएंसी अगर आपको इम्प्रूव करनी है, द ओनली वे इज यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ठीक है, प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करो इंग्लिश में बोलना, फ्लुएंट खुद ही हो जाओगे। इसके लिए बस अब यही एक बात है ना कि ये बड़ा क्लीशे आंसर लगेगा, लेकिन और कोई जो है अगला इसके लिए सीक्रेट टिप ट्रिक कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई और बोलता है कि कोई और सीक्रेट टिप ट्रिक है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, वो फ्लुएंसी भी हो जाएगी, सब हो जाएगा, लेकिन आपको बोलने स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यही बात है बस, और कुछ नहीं है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, उसे हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं आती, हिंदी में अगर है वो तो वो बोलना स्टार्ट करता है ना, उल्टा सीधा बोलता है या जो भी बोलता है उसके बाद ही तो वो सही जाके बोलता है। अगर वो मुंह ही ना खोले, बोलना ही ना स्टार्ट करे, चाहे कोई सी भी भाषा हो, तो उसको कैसे होगा? बस यही है, इंग्लिश में आपको यूल हैव टू प्रैक्टिस, यूल हैव टू स्टार्ट। ये बहुत क्लीशे आंसर है बट यही सच है। चलो अब आप लोगों से फिर किसी और क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।